नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की क्लास में पीटीटी एग्जाम्स 2025 के लिए रीजनिंग्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। आज की हमारी रीजनिंग्स की क्लास है जो कि कुल 30 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन है वो सिलेबस के अनुसार है। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। निर्देश 1 से 5 तक क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से विषम शब्द कौन सा है? मील, सेंटीमीटर, लीटर और गज। राइट आंसर बताइए। वीडियो को थोड़ा सा रोकिए फिर आंसर बताएं। हम जल्दी से जल्दी प्रश्नों को देखेंगे। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, लीटर। ये हमारा राइट आंसर है। लीटर एक पदार्थ की मात्रा मापने की इकाई है। बाकी मील एक लंबाई मापने की इकाई है। फिर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर भी लंबाई मापने की इकाई है। और गज लंबाई मापने की सबसे प्राचीनतम इकाई है। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी हमें विषम शब्द का चयन करना है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और मोती। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे विषम ऑप्शन कौन सा है? वैसे देखें तो साइंस के विद्यार्थी इस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन के 3 अपर रूप हैं, वो कौन से हैं और एक विषम है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, मोती। ये हमारा राइट आंसर है। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और कोयला ये 3 कार्बन के अपर रूप हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विषम शब्द अक्षर संख्या हमें ज्ञात करनी है। वायलिन, सितार, वीणा और बांसुरी। कौन सा ऑप्शन है जो कि विषम है? जल्दी से पहचान करिए। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, बांसुरी। बांसुरी इन 4 ऑप्शन में से सबसे अलग है क्योंकि देखिए वायलिन, सितार और वीणा ये 3 तत्वाद्य यंत्र है, यानी तारों से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। और बांसुरी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी फूंक से बजा जाता है। तो इसलिए जो हमारा विषम ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर हमें ज्ञात करना है। विषम अक्षर, तो ऐसे बिल्कुल एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं हुबू। कुल 5 क्वेश्चन आते हैं 15 अंक के लिए। तो 49, 64, 8 और 27, तो विषम ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से पहचान करिए। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो हमारा राइट आंसर है। 49, 27, तो 27 3 का क्यूब है। फिर 8 2 का क्यूब है, 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर 66 है जो कि 4 का क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4। लेकिन 49 7 का स्कोर है। बाकी सभी 3 ऑप्शन है इसमें क्यूब लग रहे हैं और ऑप्शन नंबर ए है इसमें स्कोर लग रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द हमें ज्ञात करना है। विषम शब्द, यह प्रश्न पीटीटी एग्जाम्स में 2 बार पूछा जा चुका है। अगर हमने पहले से ऐसे क्वेश्चन देखें तो बहुत ही शानदार है। पांडिचेरी, रांची, दादर एवं नगर हवेली और चंडीगढ़। विषम, इसमें से विषम शब्द कौन सा है? तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, रांची। ये हमारा विषम अंक है। बाकी देखिए पांडिचेरी, दादर एवं नगर हवेली और चंडीगढ़, ये 3 है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। जो रांची है ये एक झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? आयतों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ऐसा प्रश्न सॉल्व करिए। आयतों की संख्या कितनी है? 21, 12, 15, 16। तो इस क्वेश्चन में हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। जो भी आपको आकृति दे रखी है इसमें आयतों की संख्या, तो सर्वप्रथम हमें काउंट कर लेना है। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इसमें आपस को गिन लेना है। संख्या 1, 2, 3,
4 और 5, इनको आपस में काउंट करिए। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 10 और कुल 5 15। तो कुल आयतों की संख्या है वो हमारी 15। जो भी आपको ऐसी आकृति दिखाई दे आयतों से संबंधित, तो उसमें आपको सर्वप्रथम जो भी आपको आकृति इसमें से अंकित करना है 1 2 3 4 और 5 से, फिर आपस में इन संख्याओं को गिनना है। जो भी हमारे गिनने पर जो भी हमें संख्या प्राप्त होगी वो हमारा राइट आंसर होगा। मान लीजिए ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है, फिर पूछता है कि वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो वर्गों की संख्या का उदाहरण हम देखते हैं। अब ये हमारी आकृति है, इसमें वर्गों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। अलग से क्वेश्चन है। वैसे हम आयत की संख्या के बारे में समझाएं। अब क्वेश्चन देखिए वर्गों की संख्या। तो जो भी आपको आकृति दिखाई दे इसमें आपको 1 का स्कोर करना है, 1 का स्कोर। फिर हमारी सेकंड आकृति है, इसमें 2 का स्कोर। फिर थर्ड आकृति में 3 का स्कोर, फिर 4 का स्कोर। 1 का स्कोर 1, 2 का स्कोर 4, 3 का स्कोर 9 और 4 का स्कोर 16। फिर आपस में इन आकृति को गिनना है। 9 और 1 10 और 4 14 और 16 30। तो कुल जो वर्गों की संख्या है वो हमारी 30 इस आकृति में। बिल्कुल आपको इस तरीके को अप्लाई करना है एग्जाम्स में। वर्गों की संख्या के बारे में ये क्वेश्चन पीटी एग्जाम्स में 2 बार आ चुका है, ऐसी कैसी आकृति। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है कौन सी संख्याएं जो क्रम में अगले स्थान पर आएगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी। तो सर्वप्रथम आप आंसर बताइए फिर समझते हैं। तो देखिए 6 और 13, 13 और 28, 28 और 59। फिर जो हमारी संख्या है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो 6 का दुगुना कर रहे हैं तो 12 आ रहा है और उसमें 1 ऐड करें तो जो हमारी संख्या आ रही है वो आ रही है 13। 6 इंटू 2 12 प्लस हमने 1 ऐड किया तो हमारी जो संख्या आई वो आई 13। इसी प्रकार 13 में हमने 2 से गुणा किया, फिर उसमें 2 ऐड किया, यानी 13 इंटू 2 26 प्लस 2। तो जो हमारी अगली संख्या आई वो आई 28। इसी प्रकार 28 यहाँ में मैं नीचे लिखता हूँ 28। 28 का हमने दुगुना किया, फिर हमने 3 ऐड किया क्योंकि प्रथम आकृति में हमने 1 ऐड किया है, फिर 2 ऐड किया है, फिर 3 करेंगे। तो जो हमारी अगली संख्या आई वो आई 59। फिर 59 इंटू 2 प्लस हमने 4 ऐड करना है। जो हम 59 इंटू 2, तो 59 इंटू 2 का गुणा करेंगे तो जो हमारी संख्या आएगी 118 और उसमें हमें 4 ऐड करना है तो 122। कौन सा ऑप्शन है जो कि मेरा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, केवल संख्या का दुगुना करना है और इसमें सीरीज वाई 1 ऐड करना है, 2 ऐड करना है, 3 ऐड करना है और 4 ऐड करना है। सिंपल है, आपने ये क्वेश्चन जरूर समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का स्थान लेगी। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति का स्थान दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो इसका स्थान लेगा। समझिए, इसमें सरल रेखा देखिए, प्रथम आकृति में इस दिशा में, फिर सेकंड आकृति में जस्ट, फिर थर्ड आकृति में, तो अगली आकृति में किस दिशा में होगी। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आकृति आएगी वो आएगी ऑप्शन नंबर 2 की। तो हमें उत्तर आकृति में ऑप्शन नंबर 2 भरना है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पीटीटी के विद्यार्थियों क्लास को स्किप नहीं करें, अंत तक देखते रहिए क्योंकि जो भी हमारी क्लास है वो सिलेबस के अनुसार चल रही है। कोंकणी का गोवा से वही संबंध है जो डोगरी का है। डोगरी कौन से राज्य की भाषा है, यानी गोवा में जो कोंकणी बोली जाती है, इसी प्रकार डोगरी भाषा कहाँ बोली जाती है, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में, जम्मू और कश्मीर में या फिर गुजरात में। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जम्मू कश्मीर में। पीटीटी एग्जाम्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन भले ही बड़ा हो लेकिन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल छोटा है और क्वेश्चन का जो आंसर है इसी प्रश्न में मिलेगा आपको। ऐसा प्रश्न है, देखिए, यदि सफेद को नीला कह रहा है, फिर नीला को काला, नीला को लाल, लाल को पीला
पीला को हरा, हरा को काला और काला को बैंगनी, फिर बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मनुष्य के खून का रंग क्या होगा? मनुष्य के खून का रंग, तो हमें सबको पता है कि जो मनुष्य के खून का जो रंग होता है वो होता है लाल, तो हमें लाल ऑप्शन नहीं बनना है। देखिए लाल को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए सफेद को तो नीला बता रहा है, नीला को लाल बता रहा है और लाल को पीला। ये प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लाल को पीला। फिर अंत में क्वेश्चन दे रखा है कि मनुष्य के खून का रंग क्या होता है, तो लाल, और लाल को क्या बता रहा है? पीला। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपने क्वेश्चन ने समझा होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। प्रश्न का उत्तर ही प्रश्न में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, श्रृंखला में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या, क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। श्रृंखला में लुप्त संख्या जे, के, एम, पी और टी दे रखे हैं। ऐसे कैसे अक्षर हैं, वर्णमाला के अक्षर आपको देखने को मिलेंगे, जे, के, एम, पी और टी। तो जे और के मध्य कितनी संख्या का अंतर है? जे और के, एक संख्या का, जे के। फिर के और एम के मध्य जे, के, एल और एम, के, एल, एम, कितनी संख्या का अंतर है? 2, बीच में 2 संख्या का अंतर है। फिर एम और पी के मध्य एम थी एन ओ पी, 3 संख्या का अंतर है। फिर पी और टी के मध्य पी थी क्यू आर एस और टी, 4 अंक संख्याओं का। अगली और संख्या में हमारे 5 संख्या का अंतर होगा क्योंकि सीरीज बन रही है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो टी में 5 ऐड करिए, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। कौन सा ऑप्शन है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नवाचक चिन्ह वे 1, 4, 9, 16 और प्रश्नवाचक चिन्ह पहचान करिए। तो देखिए जल्दी से प्रश्न देखते हैं। 1 का स्कोर 1 हो रहा है, फिर 2 का स्कोर कर रहे हैं, 4 आ रहे हैं, फिर 3 का स्कोर करने पर जो हमारी संख्या आ रही है वो 9 आ रही है, फिर 4 का स्कोर करने पर जो हमारी संख्या आ रही है वो 16। अगली संख्या है 5 का स्कोर, तो कौन सी संख्या है? 25। 5 का स्कोर करने पर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये प्रश्न पिछले साल में पूछा गया क्वेश्चन है और एक प्रश्न जरूर आता है, यानी कुल 5 क्वेश्चन, एक प्रश्न नहीं 5, इस डायग्राम से संबंधित 5 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्स में। तो देखिए, निम्न पाई चार्ट एक देश द्वारा एक वर्ष में विभिन्न खेल गतिविधियों पर किए जाने वाले व्यय को दर्शाता है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फुटबॉल खेलने वाले संख्या है 15%, हॉकी 15%, टेनिस 10%, अन्य है खेल खेलने वाले जो 10% हैं। उसके बाद है बास्केटबॉल, वो 12.5% हैं। उसके बाद है गोल्फ है जो है 12.5% हैं। फिर क्रिकेट है वो 25% हैं। तो विद्यार्थी क्या करते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं और स्किप कर देते हैं, स्किप नहीं करना है। देश का व्यय निम्नलिखित में से किन में समान है? देश का व्यय समान किस में? तो देखिए ऑप्शन देखिए, हॉकी और टेनिस। तो इसमें हॉकी कौन सा है? हॉकी में 15% है और टेनिस में 10% है, तो ये बिल्कुल समान नहीं है। फिर देखिए गोल्फ और बास्केटबॉल, तो गोल्फ में कितना है? 12.5% आप देखिए डायग्राम में, और बास्केटबॉल में 12.5%, ये बिल्कुल समान है। प्रश्न क्या कह रहा है कि देश का व्यय निम्न में से किन में समान है? तो गोल्फ में भी 12.5% है और बास्केट में भी 12.5% है। केवल जो ही आपको देखना है डायग्राम में संख्या है प्रतिशत में वही। फिर देखते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, तो क्रिकेट में 25% है और फुटबॉल में 12.5% है, ये भी समान नहीं है। और हॉकी और गोल्फ, तो हॉकी में देखिए 15% है और गोल्फ में 12.5%, तो ये भी संख्या समान नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर है वो
बास्केटबॉल और गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी। दोनों में ही 12.55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल नहीं करें। पाई सार का अध्ययन करना है और खेल गतिविधियां दी गई हैं। फुटबॉल पर होने वाले कुल व्यय का अनुपात हॉकी के अनुपात से कितना है। अब अनुपात देखना है। मान लीजिए एक संख्या 100, फिर दूसरी संख्या है 100, तो इसका अनुपात देखेंगे तो 1:1 आएगा। 1:1। मान लीजिए एक तरफ संख्या 1000 है, दूसरी तरफ संख्या 100 है, तो इसका अनुपात क्या होगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल करना है, तो 1:10। इस तरह से अनुपात निकालना है, यानी दोनों संख्या की तुलना, वही अनुपात है। तो फुटबॉल पर होने वाले कुल व्यय का अनुपात हॉकी के अनुपात से कितना है। तो इसमें फुटबॉल कितने खिलाड़ी खेलते हैं। फुटबॉल 15%, मैंने 15% यहां लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, हॉकी के अनुपात से कितना है। अब हॉकी कितने प्रतिशत खेलते हैं, वो 15%। देखिए हॉकी और फुटबॉल दोनों 15-15% है, तो मैंने यहाँ पे 15% लिख दिया। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो 1:1 आएगा। हॉकी और फुटबॉल की तुलना हो रही है प्रतिशत में, तो बिल्कुल ऑप्शन है वो बी। बताइए एक क्वेश्चन हार्ड है या सरल है, आप ही समझ लीजिए। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को स्किप किया तो पीटीटी एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन का जरूर नुकसान होगा, क्योंकि कुल 15 क्वेश्चन आएंगे। अगला प्रश्न, चार्ट क्या कह रहा है। चार्ट के अनुसार देश का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। देश का सबसे लोकप्रिय खेल, हमें वो देश का लोकप्रिय खेल नहीं देखना, इस डायग्राम में देखना है। जिसकी प्रतिशत संख्या ज्यादा होगी वो सबसे लोकप्रिय होगा। तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। फुटबॉल 15% दे रखी है, टेनिस 10% है, गोल्फ 12.5 है, क्रिकेट 25% है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमें मिलेंगे 3 अंक। क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। डायग्राम्स, अगर आपका डायग्राम पिछले 10 साल से आप पीटीटी का पेपर देखिए, ऐसा डायग्राम जरूर आता है और कुल 5 क्वेश्चन आते हैं। तो चार्ट के अनुसार देश का सबसे कम लोकप्रिय खेल कौन सा है। देश का सबसे कम लोकप्रिय खेल, यानी सबसे कम प्रतिशत में संख्या कौन सी है। ये 12.5 है, बास्केटबॉल की 12.5 है। देखिए टेनिस और अन्य दोनों 10-10% है। अब ऑप्शन देखिए, हॉकी दे रखा है, फुटबॉल दे रखा है, क्रिकेट दे रखा है और टेनिस। तो कौन सा ऑप्शन है, टेनिस, यानी सबसे कम लोकप्रिय खेल है। ऑप्शन में 10%, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत फलक पर, 3 देखना फलक पे, ये हमारी एक डायग्राम है। मान लीजिए पासा है, इस पासे को बिखर दिया है, फिर पूछना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी। तो सर्वप्रथम आपको घड़ी की दिशा में संख्या को अंकित करना है, दोनों में कॉमन संख्या देखनी है। दोनों डायग्राम की तुलना, ये हमारा डायग्राम फर्स्ट है, ये डायग्राम सेकंड है। डायग्राम सेकंड, इसमें देखिए ये 4 कॉमन है और इस डायग्राम में ये 4 कॉमन है। तो कॉमन संख्या को आपको एक साइड में लिखनी है, जैसे 4। फिर 4 की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में संख्या को इंगित करना है। तो 4, 2 और 1। दूसरे डायग्राम में ये 4 है, तो इस 4 के जस्ट नीचे आपको एक संख्या कॉमन दिखाई देगी दोनों डायग्राम के अंतर्गत। फिर 4 के घड़ी की दिशा में आपको लिखना है, 3 लिखना है। फिर घड़ी की दिशा में अगली संख्या आ रही है, वो आ रही है 5। तो अब आपको विपरीत संख्या मिल जाएगी। 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत आप देख लीजिए 2। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार 1 के विपरीत संख्या है, वो हमारी 5, तो एक ऑप्शन कैंसिल हुआ, 5 ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। और 4 के विपरीत फलक पर जो हमारी संख्या होगी वो होगी स, क्योंकि एक पासे में कुल संख्या जो हमारी होती है वो होती है शेष संख्या। एक संख्या हमेशा छुपी रहती है। तो लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। कुछ नहीं किया, केवल समान संख्या लिखी और घड़ी की दिशा की, घड़ी की सुई की दिशा में संख्या लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पीटी के विद्यार्थियों क्लास को स्किप बिल्कुल मत करना,
क्योंकि आपको रीजनिंग्स के वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो पिछले सालों में पूछे गए थे, और ऐसे ही प्रश्न पीटीटी एग्जाम्स में आते हैं। कुल 50 क्वेश्चन 150 अंक के लिए। तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज लेनी है तो रीजनिंग्स को पढ़ना होगा और समझना होगा और प्रैक्टिस भी करनी होगी, तभी आपके रीजनिंग्स में कम से कम 120 प्लस 130 प्लस नंबर आ जाए। तो 63, 21, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह, जब आपको इस तरह से संख्या दे रखी हो तो इसमें से 63 और 21 इन दो संख्याओं के मध्य संबंध है, फिर 27 और अगली संख्या के मध्य कोई न कोई संबंध है, यह हमें मिलान करना है। तो 21 का पार्ट आपको कितनी बार बोलेंगे तब 63 आएंगे, 3 बार, 21 इंटू 3, 21 इंटू 3, यानी 21 का पार्ट 3 बार बोलेंगे तो जो हमारी अगली संख्या आएगी वो आएगी 63। इसमें अंतर मिल गया। इसी प्रकार 27, तो ऑप्शन में आपको संख्या एक ढूंढनी है, फिर उसे 3 से गुणा करना है। तो 5 का 3 से गुणा करेंगे 15, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6, फिर 9 का गुण 3 से गुणा करेंगे 9 इंटू 3, तो जो हमारी अगली संख्या आ रही है वो आ रही 27। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 3 एक छुपी हुई संख्या है। 21 का 3 से गुणा किया 63, फिर 9 का 3 से गुणा किया तो हमारी संख्या ही 27। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 10वें अक्षर के बाई ओर सवा अक्षर कौन सा होगा? बाई ओर, जैसे हमारी ए से जेड, ए से जेड ओर, तो इसमें से ए दे रखा है और जेड, तो इस दिशा में ये हमारी जो संख्या होती है बाई ओर। फिर जेड से ए की ओर ये जो संख्या होती है दाई की ओर। बस इस बात को समझना है, दाई ओर, और ए से जेड की ओर हो रही है संख्या, वो आ रही है बाई ओर। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाई ओर से 10वें अक्षर, तो बाई ओर से 10वां अक्षर कौन सा होता है, गिन लीजिए। तो बाई ओर से 10वां अक्षर है वो हमारा जे, केवल आपको काउंट कर लेना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। फिर क्या कह रहा है, बाई ओर से 10वें अक्षर, तो बाई ओर से 10वां अक्षर हमने निकाला कि जे आ रहा है, ठीक है। फिर 10वें अक्षर के 10वां अक्षर जे के बाई ओर सवा अक्षर कौन सा होगा। अब इस जे के बाई ओर, तो जे के बाई ओर इस दिशा में सवा अक्षर हमें काउंट करना है। तो पहला अक्षर आई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा अक्षर कौन सा है, डी। जे से बाई ओर सवा अक्षर है जो हमारा डी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाई ओर और दाई ओर आपको ध्यान रखना है, आंसर जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको समझ में नहीं आए तो आपको समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि रीजनिंग हमेशा प्रैक्टिस से सॉल्व होगी। आप पास में कॉपी रखिए और प्रैक्टिस साथ में करिए। यदि पी भाग को, क्यू गुणा को, आर योग को और एस घटाने को दर्शाता है तो, यानी इसमें बोर्ड मास नियम लग रहा है। एक श्रृंखला दे रखी है, अंक श्रृंखला है, इसमें आप देख लीजिए पी भाग को, पी कौन सा है, ये पी, ये भाग को दर्शा रहा है, यानी आपको पी को थोड़ी देर के लिए भाग बता रहा है, पी भाग को। फिर क्यू गुणा को, क्यू कौन कहाँ पे, क्यू गुणा को दर्शा रहा है। फिर आर योग को, आर कहाँ पे, ये आर योग को बता रहा है। फिर एस घटाने को, एस यहाँ पर दे रखा है, एस घटाने को। तो फिर हमें श्रृंखला में कौन सा अंक आएगा, तो 18। क्यू को गुणा हमने किया, फिर 12, पी को क्या बता रहा है, भाग, फिर 4, आर को क्या बता रहा है, प्लस, फिर 5 और एस को माइनस, फिर से। अब हमने जो भी प्रश्न में कहा वो हमने इंगित किया। अब हमें बोर्ड मास नियम लगाना है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार प्रथम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ और बाकी, ऐसे करना है। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम भाग करना है, तो 12 में हमें 4 का भाग देंगे तो 18 संख्या सेम टू सेम लिखनी है। फिर देखिए जब हम 12 में 4 का भाग देंगे तो कौन सी संख्या आएगी, 3, 3 सौ के 12, फिर प्लस में 5 दे रखा है और माइनस में से। फिर दूसरी बार हमें क्या करना है, भाग तो हमें कर लिया, फिर शेष गुणा बचा है तो गुणा करना है। तो 18 और 3 का गुणा करना है, 18 3 54, मैं अलग से यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि जगह कम है, 54 लिखा। फिर देखिए प्लस में 5 है और माइनस में 6 है,
तो 100 पद में 5 ऐड कर लेना है, तो कुल संख्या आई 59। अब 59 में जो माइनस की संख्या है वो हमें घटानी है, तो 59 में जब हमने माइनस की संख्या घटाई तो 3 और 5 53। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी 53 बेसिक आंसर था। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को मैं आपको अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से लिख देता हूं। अलग से मैंने साफ साफ लिख दिया है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। साफ साफ मैंने लिखा है, बोडमास नियम के अनुसार गुणा किया, फिर अंत में इसको ऐड किया, तो जो हमारा अंतिम उत्तर आ रहा है वो रहा 53। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्वेश्चन आएगा पीटीटी एग्जाम्स में। निम्नलिखित में से उसे सुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। अक्षर में कौन सा एक है जो विषम है? सर्वप्रथम देखिए SIVW MKLN EFOP CDYZ कौन सा विषम है? GS S और I, S के बाद तुरंत I आता है और V के बाद तुरंत W आता है। फिर C ऑप्शन देखिए EF, फिर O के बाद डायरेक्ट O और P आता है। फिर D ऑप्शन देखिए CD, C के बाद डायरेक्ट D आता है और Y के बाद डायरेक्ट Z आता है। लेकिन B ऑप्शन जो कि हमारा विषम है, M के बाद N आना चाहिए बाकी ऑप्शन की तुलना में। A ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन की तुलना में M के बाद जो हमारा अगला अक्षर आना चाहिए वो N आना चाहिए। कौन सा दे रखा है? K। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 23 से ये क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से उसे सुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। अन्य विकल्प से भिन्न ऑप्शन कौन सा है? 39, 78, 65, 53। कौन सा ऑप्शन है? एक अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या की हमें पहचान करनी है। तो 3 संख्याओं में भाग जा रहा है, एक संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी 53, सबसे विषम है। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटीटी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया प्रश्न सेलेक्ट किया है कि नीचे दिए गए चित्र में कितने घन हैं? घनों की संख्या। ऐसे प्रश्न ट्रिक से देखेंगे घनों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ऊपर 1 दे रखा है, फिर 2 घन दिखाई दे रहे हैं, फिर नीचे जो घन दिखाई दे रहे हैं वो 3 घन दिखाई दे रहे हैं। फिर जस्ट इसको उल्टा दिखना है, 3, 2 और 1। पहले हमें क्रमबद्ध लिखा है 1, 2 और 3, फिर 3, 2 और 1। अब हमें संख्या काउंट करनी है, 3 बराबर में 4, 2 और 2 4, फिर 3 और 1 का गुणा 1 3। तो कुल घनों की संख्या की बात करें, 3 और 4 7 और 3 10। इस आकृति में जो घनों की संख्या है वो है 10। हमने केवल काउंट किया है, घनों की संख्या 1 लिखी थी, बाद में 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 3 से उल्टा लिखा 3, 2 और 1। इसका आपस में गुणा किया तो हमें घनों की संख्या जो प्राप्त हुई वो ही 10। इसी प्रकार मान लीजिए आपको त्रिभुज दे रखा हो, ऐसे आकृति त्रिभुज की दिखाई देगी और पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको केवल काउंट करना 1, 2 और 3, फिर इसके आपस गिनना है 1, 2 और 3। तो कुल मिलाकर जो त्रिभुज हैं वो 3 और 2 5 और 1 6। इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो है 6। मैंने कुछ नहीं किया, केवल काउंट किया है। इसी प्रकार 1, 2 और 3, फिर जस्ट इसको बस उल्टा गुणा किया है, 3 से, 2 से और 1 से, फिर काउंट किया तो जो हमारी संख्या आई वो आई 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख का चयन करें। लकड़ी, ईंट और घर। लकड़ी, ईंट, घर को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख कौन सा है? लकड़ी, ईंट और घर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। घर के अंतर्गत लकड़ी भी आती है और ईंट भी आती है। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, मुर्गा, कुत्ता और बिल्ली को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख कौन सा है? मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली को प्रदर्शित करता हुआ वेन आरेख पहचान करिए। हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, क्योंकि
मुर्गा और कुत्ते के मध्य कोई संबंध नहीं है, और कुत्ता और बिल्ली के मध्य भी कोई संबंध नहीं है, फिर बिल्ली और मुर्गा के मध्य भी कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 सभी से अलग। ऐसा कैसा ऑप्शन आए, मान लीजिए गुजरात, राजस्थान और पंजाब, तो कौन सा वे नारक बनेगा, ये 2। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया पंजाब, राजस्थान और भारत, तो भारत की आकृति इस तरह से बनेगी, उसके अंतर्गत राजस्थान आएगा और पंजाब, ये आकृति बनेगी। लेकिन राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उसके लिए 2 आकृति बनेगी। इसी प्रकार मुर्गा, कुत्ता और बिल्ली के लिए ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29, आज की क्लास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। को ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो फिर गलत नहीं होना चाहिए। इस क्लास को देखने के बाद बिल्कुल समझिए, ऐसी सीरीज आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगी। तो कुछ नहीं करना, काउंट करना है, अक्षर को काउंट करिए। देखिए 1 2 3 और यहाँ पे एक संख्या कोई बता रहा है, तो 4 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कुल जो अक्षरों की संख्या है वो है 16। मैंने काउंट किया है, जैसे BCA यहाँ पे एक संख्या होगी, फिर उसमें आपको क्या करना है, या तो 3 का भाग लगाना है। 16 में 3 का भाग जाएगा, 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का भाग। तो जो भी संख्या के टुकड़े होंगे 4 खंडों में होंगे। जब हमने 16 में 4 का भाग लगाया तो 4, कुल 4 खंड होंगे। तो 1 2 3 और 4, एक खंड में यह करना है। दूसरा हमें काउंट करना है 1 2 3 और 4, हमने ये खंड किया। फिर 4 संख्या से 1 2 3 और 4 यहाँ पे खंड हुआ। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इस तरह से 4 4 खंड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 4 4 का। मैंने संख्या को काउंट की, फिर 4 का भाग लग गया, तो इसमें 4 खंड हो रहे हैं। ऑप्शन में देखिए 4 हो रहे हैं। अब हम देखिए इस ऑप्शन पे हमें अंक कौन सा आएगा, हाँ ये हमें मालूम नहीं है। तो जस्ट दूसरा अक्षर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन पे B दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में प्रश्नवाचक चिन्ह मान लीजिए एक तरह से, इसमें फर्स्ट आकृति में सेकंड नंबर पे C दे रखा है। तो हमें जल्दी से यहाँ पे C भर देना है, C। फिर देखिए 1 2 3 और चौथी आकृति में A दे रखा है, तो तुरंत हमें सभी ऑप्शन मिल रहे हैं, BCAA BCAA BC। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे A आएगा, फिर यहाँ पे B आएगा। तो सभी में देखिए ये अक्षर बन रहा है, B C A और A, ये ऑप्शन बन रहा है। जब 4 खंडों में विभाजित किया तो अपने आप अक्षर मिल रहा है। तो पहला अक्षर खाली जगह पे A आएगा, दूसरा अक्षर है जो खाली जगह पे C आएगा, तीसरी खाली जगह पे A आ रहा है, और चौथी खाली जगह पे B आ रहा है, ACAB। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आएगा। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए कुल 4 खंड किए, एक हमने खंड ये किया, फिर 1 2 3 और 4 यहाँ पे खंड हुआ, फिर BCA, तो कुल 4 खंड ये हुआ। 4 4 खंड हो गए। हमने 4 खंड क्यों किया, क्योंकि टोटल हमने संख्या गिनी तो कुल संख्या आई 16। फिर हमने 16 में 4 का भाग लगाया, तो 4 का भाग किया तो कुल 4 भागों में संख्या विभाजित हो रही है। तो 1 1 2 3 और 4 भागों में विभाजित होगी। अब हमें मालूम नहीं है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, लेकिन जस्ट सेकंड आकृति देखिए, सेकंड आकृति में तीसरे नंबर पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे कौन सा अक्षर दे रखा है, A। तो हमने मालूम हुआ कि प्रश्नवाचक चिन्ह पे A अक्षर आ रहा है। फिर सेकंड ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे हमें पता नहीं कौन सा अक्षर आएगा, लेकिन फर्स्ट आकृति में C दे रखा है, तो यहाँ मैं फटाक से C भर दिया। फिर BC, यहाँ पे A आएगा, फिर यहाँ पे B आएगा। तो एक सीरीज बन रही है, यहाँ पे C फर्स्ट आकृति में, प्रश्नवाचक चिन्ह पे A है, फिर सेकंड आकृति में C है, फिर थर्ड आकृति में A है, फिर वापस B है, यानी ACAB। कौन सा ऑप्शन है, ACAB। मिल गया। अब आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर अंतिम है, नीचे दिए गए शब्द का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब, वाटर का जल प्रतिबिंब। कुल 4 क्वेश्चन आएंगे, समझ लीजिए। जब मान लीजिए ये A दे रखा है, तो इस A का जल प्रतिबिंब इस प्रकार उल्टा इस तरह से बनेगा, समझ गए। मान लीजिए B दे रखा है, B का जल प्रतिबिंब सेम बनेगा। मान लीजिए T दे रखा है, T का जल प्रतिबिंब जस्ट उल्टा इस तरह से T। अगर इस T का दर्पण प्रतिबिंब पूछता, प्रश्न पूछा जल प्रतिबिंब, तो T का दर्पण प्रतिबिंब जस्ट राइट साइड में उल्टा इस प्रकार बनता, और A का दर्पण प्रतिबिंब
जस्ट साइड में इस प्रकार सेम बनता। मान लीजिए सी दे रखा और सी का दर्पण प्रतिबिंब पूछता किस प्रकार बनता, तो इस प्रकार से जस्ट उल्टा। तो प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब। इस आकृति को उल्टा कर लेना है, फिर आंसर ढूंढना है। तो W को उल्टा करना है, उल्टा करिए, फिर A को, फिर T को, इस T को उल्टा करेंगे तो इस प्रकार से। ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर इसमें T शामिल है, फिर C ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें R को, तो R को उल्टा करेंगे तो यह आकृति आएगी। E को उल्टा करेंगे इस प्रकार से, तो ऑप्शन नंबर D है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर देना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।